हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 9th ऑफ मार्च। हम देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले आपके लिए कोर्स है। क्या है? सफल इंसान हमेशा विपत्तियों में भी मौके की तलाश करता है और असफल इंसान मौके में भी विपत्तियों को देखता है। बेसिकली क्या होता है, कई बार होता है ना कि हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, राइट। तैयारी स्टार्ट जब करते हैं तो हमें एक जोश होता है, हम कहते हैं कि नहीं, हम ये करके दिखाएंगे, राइट। कुछ टाइम बाद आप क्या कहते हो कि यार मेरे बाप ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाया होता तो शायद मैं बहुत अच्छा कर लिया होता। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आप यही कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया होता तो बहुत अच्छा किया होता। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके प्रॉब्लम्स अलग लेवल की होती है। मेरे को इस वाले इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल से पढ़ाया होता तो और अच्छा होता। ठीक है, जनरली देख आप कहीं पे कभी ना कभी ये चीज हुई होगी, राइट। उसके अलावा जब मटेरियल्स आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए, राइट। सपोज करो आपके पास लक्ष्मीकांत है, ठीक है। आपने किसी से डीडी बसु लेके पढ़ते हुए देखा पॉलिटी के लिए, डीडी बसु करके आती किताब, राइट। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने लक्ष्मीकांत में गलत पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मेरे को डीडी बसु लेके पढ़ना चाहिए था। अब ये क्या है? बेसिकली फिर से लाइन पढ़िए, देखिए। सफल इंसान हमेशा विपत्तियों में भी मौके की तलाश करता है। मतलब अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आप उसी से पढ़े जा रहे हैं, डीडी बसु है तो उसी से पढ़े जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मेरे पास दोनों किताबें हो, कि दोनों किताबें हो जाएंगे तो पढ़ लूंगा। आप मेरे से लिख के ले लीजिए, आप 4 पॉलिटी किताबें खरीद लीजिए, आप एक भी नहीं पढ़ेंगे, एक भी नहीं पढ़ेंगे आप। अगर विश्वास ना हो तो आप, ऐसा बहुत सारे लोग के साथ हो रहा होगा, और जिनके साथ हो रहा होगा प्लीज कमेंट करिएगा कि मेरे साथ हो रहा है कुछ। सर ईमानदारी से कमेंट करिए कि सर मैंने इतनी किताबें ली थी कि मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज एक ही सोच रखी है, मैंने हमेशा कहा है कि एक सोच रखी है और हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगली लाइन क्या थी? असफल इंसान मौके में विपत्तियों को देखता है। मतलब आप ये सोच के देखो ना, आप किताब परचेज कर पा रहे हो यार, बुक्स परचेज कर पा रहे हो एटलीस्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। आपके बाकी हर जगह ये लागू होगा। आप किताब खरीद पा रहे हो, ये बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो किताब ही नहीं खरीद पाते हो, सोचो वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो आप इनसे कंपेयर करो। इनसे कंपेयर मत करो जिसने 10 किताबें रख रखी है, उसका कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। एक ही सब्जेक्ट से 10 किताबें रख रखी है, वो कभी पढ़ेगा ही नहीं, ना ही पढ़ पाएगा। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स याद करके रखिएगा। ये जिंदगी में हर जगह आपके लागू होता है, ठीक है। कि अगर आपको सफल बनना है तो परेशान हो तो उसमें मौके तलाश करो। अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो उसमें निगेटिव मत खोजो, उसके थ्रू आप पॉजिटिव तरीके से चढ़ते जाओ ऊपर। ठीक है, तो ये आज के लिए आपके लिए मोटिवेशन कोड था। ठीक है, तो डेट है आज 9th मार्च। जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल नया है तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा, मैंने बता दिया था। अगर इस पैक के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है तो जस्ट हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको डिटेल्स वगैरह सारा सेंड करवा देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे क्या ले रहे हैं, हम लोग इंग्लिश यूज करेंगे। इंग्लिश मतलब एक दो स्लाइड्स, 3 स्लाइड हम क्या करेंगे इंग्लिश में बेसिकली पढ़ेंगे, और 3 4 स्लाइड हम क्या करेंगे हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपको दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। क्योंकि देखो एक पेपर आपको इंग्लिश क्वालिफाइंग का भी देना है। अगर आप यूपीएससी देते हो, पीसीएस देते हो, तो आपको इंग्लिश क्वालिफाइंग का भी पेपर एक देना है। तो उस इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ो तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे समर्थ की। तो समर्थ एक्चुअली अभियान की बात करें, समर्थ अभियान कब लॉन्च किया गया? अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कल 8 मार्च को था, हमने बोला भी था, राइट। तो जो समर्थ अभियान लॉन्च किया गया दोस्तों, ये आपका एमएसएमई के अंतर्गत है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या है ये? स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशंस ड्राइव है। बेसिकली क्या है, ये जो सामर्थ है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप, वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक्साइटिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बेसिकली क्या होता है, स्किल इंडिया डेवलप, आपने स्किल इंडिया डेवलपमेंट स्कीम्स तो सुना होगा जो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं उसमें 20% सीट्स किसके लिए एलोकेट की जाती है? वुमेन्स के लिए। मतलब स्टार्टअप्स वगैरह हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों? दोस्तों वुमेन मतलब जो फीमेल्स होती है ना, उनके मतलब सबके अलग अलग मत होते हैं, मेरा ये अलग मानना है। ठीक है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन भी इस चीज को लेके, वुमेन जो होती है ना, बेसिकली फीमेल जो होती है, वो मैनेजमेंट बहुत चीजें बहुत अच्छा करती है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी चीजों को ना मैनेज बहुत अच्छे से कर लेती है। इनके अंदर ये गुड़ी होता है। आप सोच के देखो, घर भी देखती हैं कई लोग, जो ऑफिस वर्किंग होती है ऑफिस भी देखते हैं, ठीक है, घर का काम भी देखते हैं, खाना भी बनाते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, फिर आते हैं घर में, फिर सारा काम कर लेते हैं। इवन अगर बच्चा हो गया तो वो बच्चे भी संभालते रहती हैं। तो उनका मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता है। तो सोचो अगर वो बिजनेस में ये मैनेजमेंट लगाएं तो कितना बिजनेस को आगे ले जा सकती हैं। ठीक है, बट हमारे यहाँ पर होता है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे थोड़ा लोग कम तवज्जो देते हैं या फिर बढ़ने नहीं देते हैं, वो अलग केसेस है।
बट कल को आप आईएएस बनेंगे तो आपको ये सारी चीजें ठीक करनी है बेसिकली, राइट। जो मतलब वैसे तो ठीक हो रही है बट और ज्यादा अच्छे से ठीक करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड किया है, एनएसआई इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द एमएसएमई। बेसिकली क्या है कि जो एनएसआई है ना, बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, ये एमएसएमई के अंतर्गत आता है। कैसे? बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो, मिनिस्ट्री सॉरी एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम, यहाँ रहा ना, देखो माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर बोल दिया मैंने, बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो देखो, हर मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय होता है, हर मंत्रालय के अंदर कई विभाग बने होते हैं, राइट, छोटे छोटे विभाग, इन विभागों के भी छोटे छोटे विभाग बने होते हैं, ऐसे ऐसे याद रखी होती है। सबसे पहले ऊपर आ गया मिनिस्ट्री, उसके आगे नीचे आ गया कई मतलब छोटे छोटे उनके डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं, तो ऐसे ही आपका क्या है कि इसमें नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये बेसिकली याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे इसके भाग हो जाते हैं। कई बार होता है ना, जैसे राजा होता है, किंग होता है, किंग के नीचे क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, मंत्री के नीचे क्या होते हैं? सैनिक होते हैं, उसके नीचे क्या होती है? जनता होती है पूरी, ठीक है ना। तो ये ऐसी हर घर की हर जगह होती है, ठीक है, तो इतनी चीज याद रखिएगा, ठीक। एक टर्म्स और याद रखिएगा, कई बार आपको बीजिंग डिक्लेरेशन पूछता है, जब भी वुमेन्स की बात आती है तो बीजिंग डिक्लेरेशन की बात की जाती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, बीजिंग डिक्लेरेशन याद रखिएगा, एडवांसमेंट्स ऑफ वोमेन है या एजेंडा फॉर वोमेन्स एम्पावरमेंट एंड कंसीडर द की ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन द जेंडर इक्वलिटी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था जेंडर इक्वलिटी को लेकर हुआ था, बेसिकली किसके लिए? वोमेन्स के लिए, वोमेन्स को एम्पावर करो और वो लगभग मेल के बराबर आ जाए। बेसिकली जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये क्या है कि जो जेंडर मतलब जो काम मेल कर सकते हो फीमेल कर सकती हैं, जो फीमेल कर सकते हो मेल कर सकते हैं, बेसिकली ये पर्पज है यहाँ पे, मैं काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फीमेल ही कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेल ही कर सकते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पे पॉसिबिलिटी है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कई बार अगर आपसे पूछे कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या था, तो याद रखना एडवांसमेंट ऑफ वोमेन था, बेसिकली महिलाओं को कैसे जेंडर इक्वलिटी में ऊपर लाया जा सके, बेसिकली ये था, ठीक है। इसके अलावा कोपेनहेग 1988 में डिक्लेरेशन हुआ था, नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ था। ये सारे आप कभी पढ़ोगे तो कभी ना कभी आपको ये याद आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये एक्चुअली मैक्सिको से स्टार्ट हुआ था, मैक्सिको सिटी में 1975 में हुआ, देन यहाँ हुआ, देन हुआ। तो फिर बेसिकली 4 वर्ल्ड लेवल के वुमेन कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिए, जो आपको एग्जाम्पल से रिलेवेंट हो जाता है। श्रीनेक्स, अगर श्रीनेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये एक्चुअली 9वां संस्करण है श्रीनेक्स में। इसमें अगर बात करें तो ये इसके नाम में ही ये सब कुछ है। एसएल से होता है श्रीलंका, आईएन से होता है इंडिया, ईएक्स से होता है एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज का फुल फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे श्रीनेक्स आया तो आप याद रखिएगा श्रीलंका इंडिया के बीच ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है। 7 से 10 मार्च बेसिकली ये आयोजित किया जा रहा है, थोड़ा सा याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ये पहले त्रिकोमाली में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, इस बार यहाँ हो रहा है, ठीक है। 2020 वाला त्रिकोमाली में हुआ था। इसके अलावा अगर आपको देखो, इसके अलावा कई बार आपको मेंस में ये पूछा जाता है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध अभ्यास करते ही क्यों हैं। देखो, युद्ध अभ्यास करने का सबसे पर्पज पहला होता है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, मतलब पड़ोसी से बना के रखना। इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं आपको एक चीज दूंगा, ठीक है। अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो दोस्तों याद रखिएगा कभी आप तकलीफ में नहीं रहेंगे। क्यों? पड़ोसियों से। हमेशा अपने पड़ोसी से ना बना के रखो। आपका जो भी पड़ोसी है, आप शायद हो सकता है उसको देखना तक नहीं चाहते हो, राइट। आप अपने पड़ोसी को देखना भी नहीं चाहते हो, लेकिन उसको हमेशा बना के रखो। कुछ भी हो जाए उससे बना के रखो, हो सकता है वो बनाने लायक दिखे ना आपको, ठीक है। आपके बारे में सेम वही सोचता हो, आप भी उसके बारे में सेम वही सोचते हो, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है? अपने पड़ोसी से बना के रखना है। आपकी तकलीफें देखोगे बहुत कम हो जाएंगी। अगर आप अपने पड़ोसी से बना के रखते हो, आपकी तकलीफें देखोगे बहुत कम हो जाएगी। एक बार बना के देख के करो आप, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है? नेबरहुड फर्स्ट, मतलब अपने अगर पड़ोसियों को शांत रखोगे तो आप खुद शांत रहो, शांति से जी पाओगे। अगर आपका पड़ोसी ही चिल्लाते रहेंगे दिन भर दिन भर, आप कह रहे हो भैया आवाज कम कर लो, वो चिल्लाया जा रहा है, आप कह रहे हो आवाज कम करो, और चिल्ला रहा है, और तेज साउंड कर दिया अपने घर में, क्या कर लोगे? है ना। तो बेसिकली ये चीज है। तो बेसिकली अपने पड़ोसी से बना के रखो, कुछ कहो तो समझेंगे, समझेंगे, और कुछ होगा दिक्कत परेशानी तो आपका साथ भी देंगे, क्योंकि पड़ोसी जल्दी आ सकता है। रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, आपका पड़ोसी यहाँ पे रहता है, तो वो रिश्तेदार को फोन करोगे, रिलेटिव को फोन करोगे, दोस्त को फोन करेंगे, तो दूर से आएंगे, लेकिन पड़ोसी तो पड़ोस में ही है ना, राइट। तो उनसे हमेशा बना के रखना चाहिए,
ठीक है ना। इसके अलावा भारत का एक और स्कीम है सागर। सागर के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। बेसिकली वो लोग जो अरब सागर है, भारत का अगर भारत को देखोगे तो इधर अरब सागर है, इधर आपका हिंद महासागर है, जो बंगाल की खाड़ी वगैरह वाला पार्ट बोलते हैं, पूरा हिंद महासागर है। तो इस एरिया में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी पड़ोसी देश है उनके साथ मिलकर शांति रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये जो अभ्यास हो रहा है ना 2 चरणों में हो रहा है। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है, ये लाइन अगर दे दिएगा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 2 चरण में कहाँ होता है, युद्ध अभ्यास तो एक ही बार होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह हो रहा है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच कुछ अभ्यास है, मित्र शक्ति है, दोस्ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए, दोस्ती जो है मालदीव भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। अब श्रीलंका को देख लो कहाँ पे है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, तो इंडिया का जब नॉर्थ में देखोगे तमिलनाडु आ जाता है ये, राइट। तो तमिलनाडु के इधर पे है, यहाँ पे जाफना काफी चर्चा में रहता है, तो याद रखिएगा इसको गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं, पाक खाड़ी भी बोलते हैं, पाक बे भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ देखो, ऐसे ही यूपीएससी 2000 आई थिंक 8 में एक क्वेश्चन पूछा गया, हैंड इन हैंड 2007 को भारतीय सैन्य अधिकारियों और निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ठीक है। अब देखो हैंड इन हैंड, मैंने आपको कई बार बताया होगा, हाथों में हाथ डाल के, हिंदी चीनी भाई भाई, राइट। याद है, बहुत पहले मैंने पढ़ा होगा, जो लोग अभी देख रहे होंगे उनको अगर याद होगा, तो मैंने एक बार सैन्य अभ्यास में शुरू में ऐड करता था रिवीजन के लिए, हैंड इन हैंड, अगर आपको याद हो तो, हैंड इन हैंड, इसका मतलब क्या था, हाथों में हाथ, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई मतलब चाइना। ये बेसिकली तरीका था जिसका आप याद कर सकते हो, कुछ भी ऐसे है randomly। तो निमोनिक्स मैंने कल भी बात की थी, आज भी बात, 2 दिन पहले भी बात की थी। निमोनिक्स दोस्तों आपको बेसिकली ना चीज़ों को याद रखने में मदद करता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कि आप कितनी चीज़ें याद रखोगे, ठीक है। बट निमोनिक्स इज द थिंग्स दैट लाइक हेल्प यू टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली निमोनिक्स से बना के रखे, थोड़ा इजी वे में हो जाता है। जैसे अगर मेरे से आप साउथ ईस्ट के, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के अगर राज्यों के बारे में पूछोगे तो 7+1, राइट। अगर मैं सीक्वेंस से पूछूं तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैंने सीक्वेंस याद किया, जैसे अरु, ठीक है, ना, मा, मी, त्री, में, आस, इधर आपका सिक्किम हो जाता है। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट ऐसे पूरा बनाओगे ना तो पूरा ये ऐसे आ जाता है, राइट। तो मैंने ऐसे याद किया था, अरुणा, मामी, त्री में आस, और यहाँ पे सिक्किम में जाता है। तो अरु से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। आप देखोगे तो इधर से नीचे, ऊपर नीचे आओगे ना, ये एकदम लास्ट में आके, ठीक है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर इधर त्रिपुरा आ जाता है। जब ऐसे भारत का ये नक्शा देखोगे तो ऐसे जो लटका हुआ है यहाँ पे, राइट, तो ऐसे ही है ना पूरा, यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, यहाँ पे नागालैंड आता है, या मणिपुर आ जाता है, या मिजोरम आ जाता है, या त्रिपुरा आ जाता है, इधर आपका मेघालय आ जाता है, इधर आसाम आ जाता है। एक सीक्वेंस से मेरे को ऐसे ही याद किया था मैंने। और यहाँ पे सिक्किम में जाता है, और यहाँ पे आपका भूटान आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिक्किम में जाता है। तो ये ऐसे मैंने याद किया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपको याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। बोल्ट्स बोल्ट्जमैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ये सबसे पहले एक लाइन में बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका होता है उनको बोल्ट्जमैन प्राइज नहीं दिया जाता है। तो अगर आपने नोबेल प्राइज नहीं जीता है तभी आपको ये दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। अगर आपने नोबेल प्राइज जीत लिया ना तो आपको नहीं दिया जाता है। हाँ, बोल्ट्जमैन जीतने के बाद आप नोबेल प्राइज ले सकते हो, लेकिन नोबेल प्राइज लेने के बाद बोल्ट्जमैन नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। बोल्ट्जमैन प्राइज तभी दिया जाता है जब आपको नोबेल प्राइज नहीं मिला हो, ये लाइन जरूर याद रखिएगा। तो किसी भारतीय को पहली बार मिला है, मतलब दीपक धर जी को मिला है। तो बेसिकली सीएसआईआर में आई थिंक अभी मतलब एज विजिटिंग प्रोफेसर है, जिसको मतलब बोलते हैं ना गेस्ट प्रोफेसर, ऐसा ही है। बेसिकली ये टाइफर के लिए काम करते हैं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर है ना, उनके लिए बेसिकली इन्होंने काम किया है। ठीक है, और पढ़ाई वढ़ाई इन्होंने शायद आई थिंक ग्रेजुएशन उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था, देन वो एमएससी वगैरह, या एमएससी वगैरह जो इन्होंने किया अपना आईआईटी कानपुर से किया था। ठीक है, देन पीएचडी इन्होंने अमेरिका जाके किया था, उसके बाद इन्होंने टाइफर ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च जो है वहाँ पे उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, वो इसी रिटायर भी हो गए शायद। आई थिंक अभी जो है सीएसआईआर के लिए आई थिंक काम कर रहे हैं, किसी के लिए तो काम कर रहे हैं ऐसे, मतलब रिटायर होने के बाद। तो इनको बेसिकली नॉमिनेट किया गया, इन्होंने फिजिक्स में बहुत सारे योगदान दिए, उसके लिए इनको बेसिकली किया जा रहा है दोस्तों, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कुछ काम किया। तो जो बोल्ट्जमैन प्राइज दिया जाता है वो 3 साल पे एक बार दिया जाता है, सबसे पहले लाइन ये याद रखिएगा। ठीक है,
और किसको मिल रहा है, ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद याद रखिएगा, बोर्ड्समैन प्राइज किसको दिया गया, दीपक धर। तो ये पीसीएस में पूछा जा सकता है, जो यूपी स्टेट पीसीएस होता है, बिहार पीसीएस होता है, इसमें पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि ये पहले भारतीय है तो यूपीएससी भी इससे पूछ सकता है। एक जॉन हॉपफील्ड है, उनके साथ इसको संयुक्त रूप से दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इनको बस इनको ही बस दिया जा रहा है, नहीं, जॉन जॉन हॉपफील्ड के साथ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अगस्त 2022 में टोक्यो में ये सम्मेलन होगा। ठीक है, स्टैट फिजिक्स मतलब स्टैटिक फिजिक्स। ठीक है, तो 28 बेसिकली 25 कॉन्फ्रेंस है ये, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इनको पदक दिया जाता है जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। चलिए, बेसिकली इसकी शुरुआत तो वैसे कहें तो भारत इसमें 1948 में शामिल हुआ था। ये चालू हुआ था 1922 में, बेसिकली पहली आम जनता के थ्रू चालू हुआ था 1923 में, मतलब पहली सम्मेलन जो हुआ था 1923 में हुआ था। तो अगर ये पूछ ले कब हुआ था चालू बोल्ट्जमैन पदक की शुरुआत, 1922 में बेसिकली होता है ना, रजिस्टर्ड कर लेना, उसके बाद चालू हमने 1923 में कर दिया था। ठीक है, वायु शक्ति, वायु शक्ति बेसिकली भारतीय वायुसेना खुद से करती है, प्रशिक्षण कर मतलब दिखाती है कि भैया देखो हम इतने है कैपेबिलिटी वाले हैं, भौकाल जिसको बोलते हो ना, तो बेसिकली जो वायुसेना है भौकाल बनाती है कि बाकी देश डर के थोड़ा सा रहे कि भैया डर के रहो नहीं तो लग जाएगा। कई बार होता है ना अपने गाँव में, कोई देखो एक चार फोर व्हीलर ले आया, ठीक है, फिर एक और फोर व्हीलर लेके आता है, एक पहले ही खरीदा था, एक और लेके आता है, क्यों, भौकाल, है ना, भौकाल बनाता है वो, राइट, क्यों, क्योंकि भौकाल बना रहेगा तो लोग डरेंगे। तो बेसिकली इंडिया भी क्या करता है, ये वायु शक्ति के द्वारा भौकाल बनाता है कि लोग डरे रहे बेसिकली। ठीक है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट, थोड़ा बता के दुख होता है कि भारत की रैंक 93 हो गई है अभी। अब भारत से ऊपर कौन है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान की 170 है। हम खुश हो जाएंगे कि हाँ पाकिस्तान से तो वो ऊपर है, बट पाकिस्तान से ही ऊपर क्यों है, अपने पड़ोसी सबसे सबसे ऊपर होना चाहिए था हमें। ठीक है, इन सबसे पड़ोसियों से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से देश है, इनसे भी हम नीचे हैं। द वीडेम इंस्टीट्यूट निकालता है बेसिकली ये। ठीक है, स्वीडन की यूनिवर्सिटी है। सो भारत की रैंक 93 थी, थोड़ा सा याद रखिएगा, जो थोड़ा सा ठीक नहीं है बट ठीक है। तो इतना याद रखिए जो एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसकी आज टाइटल इस बार दिया गया था, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। सो ठीक है, बस जस्ट पढ़ के रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। जिनको एनसीईआरटी का पैक लेना है, चाहे फाउंडेशन कोर्स लेना है, या फिर हमारे छोटे छोटे कोर्सेज अगर आपको वो ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट मैंने बताया था तीनों तरीके से कर सकते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, यूपीआई, कुछ भी कर सकते हो आप। अकाउंट में कर सकते हो, हमारा ऐप है, एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।